नमस्कार। अब आते हैं हम ऑक्सिन के बाद जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन। ये भी एक प्लांट हार्मोन है और ऑक्सिन के बाद एक ये महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन की खोज 1890 में, इसके बारे में इसकी खोज 1819 में एक जापानी किसान ने अपने धान के खेतों में देखा कि जो कुछ पौधे सीडलिंग्स जो हैं वो अपेक्षाकृत लंबे हैं और कुछ के इंटरनोड्स अधिक लंबे हैं। कुछ पौधों की स्वस्थ पौधों की तुलना में कुछ पौधों के इंटरनोड्स अधिक लंबे हो जाते, अधिक लंबे हैं। तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनको खींच दिया है, इस तरह से दिखाई दिए। तो ई कुरुसोवा ने देखा कि ये जो लंबे सीडलिंग्स हैं वो उन्होंने ये एक फंजाई की प्रेजेंस के कारण उन्होंने ये देखा कि एक फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम की एक फंजाई है, उसके द्वारा ये संक्रमित थे। जो कि ये जो फंजाई है वो एस्कोमाइसिटीज़ का सदस्य है। और उन्होंने कहा कि ये जो फंजाई है ये एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करती है, जिब्रेलिन नाम दिया है जिसको, वो ही इस रोग का कारक है। तो वो कैसे उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंजाई है उससे संक्रमित जो प्लांट हैं उनसे इस फंजाई को आइसोलेट किया और उसको आर्टिफिशियल माध्यम में उगाया। उसके बाद इसको माध्यम में उगा के इस संवर्धन माध्यम को उन्होंने फ़िल्टर किया और उसको फंजाई से विमुक्त किया। अब इस फिल्ट्रेट को उन्होंने स्वस्थ धान के पौधों के ऊपर, स्वस्थ धान के जो पौधे थे उनके सीडलिंग्स पर इसको छिड़का और उन सीडलिंग्स को लगाया। उसी प्रकार से उन्होंने हाइपर इलोंगेशन देखा। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई की से संक्रमित होने के कारण ही ये इलोंगेशन होता है। और वो जो फ्यूजिकोराई है ये फंगस एक विशेष प्रकार के पदार्थ का सीक्रेशन करता है जो कि उस फिल्ट्रेट में आ गया है, क्योंकि हमने जो संवर्धन माध्यम को जो फिल्ट्रेट बना, उसको जो सॉल्ट करके और फिल्ट्रेट बनाया, उसके अंदर वो पदार्थ आ गया है और वो इलोंगेशन को प्रेरित कर रहा है। याबूता और सुमुकी नाम के साइंटिस्ट ने इस जो इसके अंदर जो एक्टिव पदार्थ जो देखा था और उसको उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन। इस फंजाई के नाम पर उसको उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन। और कर्टिस और क्रॉस नाम के साइंटिस्ट ने उसके अंदर उसको क्रिस्टलीकृत किया और उसके अंदर उसका नाम, उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स था वो था जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिन की खोज एक फंजाई में की, लेकिन अब ये पता चला है कि ये जो हार्मोन है ये कई फ्लावरिंग प्लांट्स में भी उपस्थित होता है। और जो क्रॉस साइंटिस्ट हैं, क्रॉस और उनके सहयोगियों ने जिब्रेला के लगभग 6 प्रकार के जिब्रेला फ्यूजिकोराई से लगभग 6 प्रकार के जिब्रेलिन को प्राप्त किया। अब ये जो हार्मोन है ये कहाँ कहाँ पर प्लांट के किन किन भागों में पाया जाता है, तो ये हार्मोन जिब्रेलिन जो है वो प्रकृति में व्यापक रूप से पाया जाता है और प्लांट्स के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। इसका ट्रांसलोकेशन नॉन पोलर होता है और ये जिब्रेलिन जो है वो लगभग अभी तक 90 प्रकार के जिब्रेलिन की खोज हो चुकी है, जिनको नाम संख्या अंकों के आधार पर इनको नाम दिया जाता है, जैसे GA1, GA2, GA3, इस तरह से 100 तक इसको नाम दिया जाता है और ये प्लांट के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विकासशील क्षेत्रों में, विकासशील क्षेत्र मतलब कि जो पौधों के प्ररोह शीर्ष है, मतलब शूट एपेक्स है, पत्तियां हैं, बीज हैं, इनके अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन अधिक होती है। इसके अतिरिक्त जो ये पदार्थ है ये स्यू ट्यूब सेप में भी पाया जाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जिब्रेलिन का जो ट्रांसलोकेशन है वो फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, ये फ्लोएम के द्वारा इसका ट्रांसलोकेशन होता है।
फ्लोएम के बाद लोग साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि इसका जो ट्रांसलोकेशन है वो जाइलम से भी होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा इसका ट्रांसलोकेशन होता है। अब ये जो ज़िबरालिन है, ये इसका जो ट्रांसलोकेशन है वो नॉन पोलर होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको कि ये सभी भागों में पाया जाता है और उसका ट्रांसलोकेशन नॉन पोलर होता है। और यानी कि ये एक्रोपिटल सक्से ऑर्डर में भी और बेसिपिटल क्रम में भी ये बेसिपिटल या एक्रोपिटल दोनों तरफ से इसका मूवमेंट होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसलोकेशन के बाद हम आते हैं इसमें जो इसका केमिकल नेचर है वो किस प्रकार से होता है, इसका केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के लिए इसके अंदर ज़िब्रालिक एसिड पाया जाता है और ये जो ज़िब्रालिक एसिड है, ये ज़िब्रालिक एसिड आइसोप्रेनॉइड प्रकृति के होते हैं और इनके अंदर डाइटरपीन यौगिक के समूह से ये संबंधित होता है। तो इसके अंदर ये जो केमिकल कंपोजिशन है, तो इसकी सभी ज़िब्रालिन जो कि हम कह रहे हैं 1 से लेकर जो 100 तक ज़िब्रालिन पाए जाते हैं, वो सभी ज़िब्रालिन जो है वो एक ही मूल संरचना जो है इनकी एक ही समान होती है और इनके अंदर कार्बन की गिब्बन रिंग पाई जाती है और उसके अंदर टर्पीन इकाई जिसके अंदर 10 कार्बन परमाणु होते हैं। तो जो केमिकली क्या होता है, ज़िब्रालिक एसिड होते हैं और इनके अंदर साइक्लिक डाइटरपीन्स होते हैं ये, और सभी ज़िब्रालिक एसिड में एक गिब्बन रिंग स्केलेटन पाया जाता है जिसमें 19 से 20 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। सभी ज़िब्रालिन जो है, जैसा हम कह रहे हैं ज़िब्रालिक एसिड एसिड होते हैं मूलतः ये, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं और इसके अंदर COH जो एसिड समूह है, एसिड ग्रुप है, उसकी संख्या में विविधता होती है और OH ग्रुप जो है उसकी संख्या और स्थिति में भी विविधता होती है। तो COH ग्रुप और OH ग्रुप जो है इनकी संख्या और स्थिति में विविधता पाई जाती है। फिर ये जो OH समूह की संख्या और स्थिति है इसमें भी विविधता पाई जाती है। तो ज़िब्रालिन जो है में एकल OH समूह होता है कुछ में, और कुछ में ये OH समूह 3 से 13 की स्थिति में 3 या 13 कार्बन पर पाया जाता है। और ये जो रिंग है इसके अंदर एक रिंग जो होती है वो अनसैचुरेटेड होती है और इस अनसैचुरेटेड का परिमाण ये होता है कि विभिन्न ज़िब्रालिन में उसकी वो अनसैचुरेशन जो है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ये इसका केमिकल नेचर है कि इसके अंदर एक गिब्बन रिंग स्केलेटन पाया जाता है और ये जितने भी ये सारे साइक्लिक डाइटरपीन होते हैं और प्रत्येक ज़िब्रालिन की इकाई में टर्पीन यूनिट पाया जाता है जिसके अंदर 10 का कार्बन परमाणु होते हैं। इस गिब्बन रिंग स्केलेटन के अंदर 19 से 20 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये जो टर्पीन इकाई है इसके अंदर दो आइसोपैरिन यूनिट से निर्मित होता है और इसके अंदर इसके जो स्केलेटन है जैसा अभी बताया कि 19 से 20 का, और इस गिब्बन के अंदर 4 रिंग होते हैं ABCD। तो A रिंग जो होता है इसके अंदर वो अनसैचुरेटेड होता है और ये अलग अलग ज़िब्रालिन में इसकी भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम इसका बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है। तो बायोसिंथेसिस ज़िब्रालिन का जो है वो मुख्यतः जो पाया जाता है ये एम्ब्रियो में, रूट में, यंग लीफ में होता है और बायोसिंथेसिस मुख्य रूप से एसिटिक एसिड के द्वारा होता है। अब ये जो एसिटिक एसिड के द्वारा इसका बायोसिंथेसिस होता है, तो यहाँ पर ये जो ये जैसे हम कह रहे हैं तो एसिटिक एसिड जो है वो एसीटेट के फॉर्म ये एसिटिक एसिड और ये एसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम की मदद से, कोएंजाइम से मिलने से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर
वापस से एक और कोएंजाइम के कॉम्बिनेशन से एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने से यहाँ पर फिर से मतलब 3 मॉलिक्यूल, फर्स्ट से बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, सेकंड से बना एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक और के मिल जाने से यहाँ पर ये बनता है हाइड्रोक्सी ग्लूटारिल कोएंजाइम ए। ठीक, ये हाइड्रोक्सी ग्लूटारिल कोएंजाइम ए बना। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हाइड्रोक्सी ग्लूटारिल कोएंजाइम ए जो है NADPH2 से मिलेगा और मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और अब ये मेवालोनिक एसिड 2 ATP मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल को यूज़ करके मेवालोनिक एसिड पायरोफॉस्फेट बनता है। उसके बाद फिर से ये एक ATP मॉलिक्यूल को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी यहाँ पर, और ये आइसोपेंटाराइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद अब ये चेंज होगा डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट और अल्टीमेटली फाइनली ये फॉस्फेट ग्रुप को लेकर फाइनली ये बनाएंगे जीरेनाइल जीरेनॉल पायरोफॉस्फेट ये बनाएंगे। और इसके बनने के बाद इसके अंदर जो जीरेनाइल जीरेनॉल पायरोफॉस्फेट जो बना, ये एक प्रकार का डाइटरपीन होता है। ये एक प्रकार का डाइटरपीन होता है और ये 20 कार्बन का 19 से 20 कार्बन का यौगिक होता है। अब ये डाइटरपीन बनने के बाद इसका साइक्लिजेशन होगा और कॉरिन नाम का एक प्रोडक्ट तैयार होगा। ये कॉरिन नाम का एक प्रोडक्ट यहाँ पर ये तैयार हो गया, कॉरिन नाम का प्रोडक्ट। और ये कॉरिन सिंथेटेज नामक एंजाइम की प्रेजेंट से ये प्रोसेस 2 स्टेप में पूरी होती है। जीरेनाइल जीरेनॉल पायरोफॉस्फेट जो है वो कोपोलियल पायरोफॉस्फेट में, फर्स्ट कोपोलियल पायरोफॉस्फेट में परिवर्तित हुआ, ये जीरोनाइल कोपोलियल पायरोफॉस्फेट में परिवर्तित हुआ और उसके बाद ये सेकंड स्टेप में ये कॉरिन नाम का घटक बनाता है और ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन से कॉरिनॉल या कॉरिनिक एसिड इस तरह से उसका निर्माण होता है और ये कॉरिनिल जो एसिड बना वो एंड में ये जिब्रेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका बायोसिंथेसिस है कि 3 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर प्रोसेस के द्वारा ATP मॉलिक्यूल और NADPH2 का यूज़ करके और जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो इसकी बायोसिंथेसिस के बाद हम आते हैं कि ये जो जिब्रेलिक एसिड है इसका हम बायोएसी किस प्रकार करेंगे। तो बायोएसी के लिए जिब्रेलिक एसिड का, जैसे बायोएसी मतलब बायोलॉजी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसकी क्वांटिटी को टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। तो ये किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 तरह से कर सकते हैं। डॉर्फ सीडलिंग टेस्ट, मटर या मक्का की बौनी प्रजाति को जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट किया जाता है और उसकी लंबाई में वृद्धि को देखा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मक्का के अंदर जियामेल्स जो है उसके अंदर एक सिंगल जीन म्यूटेंट के कारण ये डॉर्फ रहता है और जिसके कारण से इसमें स्टेम इलोंगेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जिब्रेलिन की कमी के कारण से इसमें स्टेम में इलोंगेशन नहीं हो पाता है। तो जब हम इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन जिब्रेलिन की दी जाती है, हम लगभग 0.001 ppm से 1 ppm सोल्यूशन से यदि ट्रीट किया जाता है इसको, तो
इसके स्टेम में और लीफ शीथ में तेज़ी से लंबाई में वृद्धि होती है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टेम मेस का जो डॉर्फ म्यूटेंट है उसके बीजों को हम जल में भिगो देते हैं। उसके पश्चात उसको रेत से भरे गमले में या लकड़ी के बक्सों में इनको कतारों में उगा देते हैं। उसके बाद 5-6 दिन के बाद हम जब डॉर्फ सीडलिंग्स निकल आते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर की जब ये ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे। और इस अवस्था में हम क्या करेंगे कि जो ये डॉर्फ सीडलिंग्स है इनकी जो फर्स्ट लीफ है उसके लिग्यूल पर ये जीए का घोल लगा देते हैं, ज़िब्रेलिक एसिड का। ये पीपीएम सॉल्यूशन आपको बताया उतने पीपीएम का। और उससे नेक्स्ट जो इंटरनोड और लीफ शीट जो उसमें हम कुछ समय के पश्चात मतलब 6-7 दिन के पश्चात हम जब उसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो फर्स्ट और सेकंड लीफ के जो लीफ शीट है उसकी लंबाई में वृद्धि को नापा जा सकता है। ये जो लॉन्ग रिस्पॉन्स हमको प्राप्त होता है वो ज़िब्रेलिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के लॉगरिथम के समानुपाती होता है, कॉन्सेंट्रेशन के लॉगरिथम के समानुपाती होता है। और ज़िब्रेलिक एसिड की मात्रा को इस तरह से जो परीक्षण घोल हमने लिया है उसमें उसको ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम ये मक्का के डॉर्फ सीडलिंग के ऊपर इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात किया जा सकता है, इसको टेस्ट करके देखा जा सकता है कि किस तरह से इलॉन्गेशन देखा गया है। अब इसी तरह से बार्ली के एंडोस्पर्म से टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो बार्ली के सीड हैं उनको हम पहले डी एम्ब्रियोनेटेड कर लेते हैं और डी एम्ब्रियोनेटेड सीड को हम इसके घोल में कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो जीए का ज़िब्रेलिक एसिड का सॉल्यूशन जो पीपीएम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें भिगो के रख देते हैं। उसके बाद भिगो के रख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर शुगर जो है वो सॉल्यूशन में शुगर टेस्ट जब लगाते हैं तो उसके अंदर शुगर हमको प्राप्त होती है, शुगर का पॉजिटिव टेस्ट प्राप्त होता है। तो ये कैसे, यहाँ पर ज़िब्रेलिक एसिड का या इस हार्मोन का क्या एक्शन है कि ये हार्मोन जो है ये अमाइलेज एंजाइम की सक्रियता को उत्पन्न करते हैं जिससे स्टार्च शुगर में अपघटित हो जाता है। तो ये जो ज़िब्रेलिक एसिड की अनुपस्थिति में ये सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर ज़िब्रेलिक एसिड से हमने ये देखा कि ये किस तरह से होता है। ज़िब्रेलिक एसिड की उपस्थिति में हमने डी एम्ब्रियोनेटेड कर दिया, एम्ब्रियो से ज़िब्रेलिन रिलीज़ होता है जो कि इसके जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो वो किस लिए, क्योंकि उसको फूड मटेरियल ये अमाइलेज एंजाइम जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो इसका अपघटन करता है, स्टार्च का शुगर में अपघटन कर देता है। तो जिससे ये डी एम्ब्रियोनेटेड, अब यहाँ पर हमने एम्ब्रियो नहीं लिया है तो डी एम्ब्रियोनेटेड सीड को इसीलिए लिया कि ये डी एम्ब्रियोनेटेड सीड में हमको जब ज़िब्रेलिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो शुगर मिलता है। तो ये इस तरह से फंक्शन करता है। जब हम ऊपर से ट्रीट करते हैं ज़िब्रेलिक एसिड को तो ये पता चलता है। तो बार्ली के एंडोस्पर्म में हम इस तरह से इसकी टेस्ट करके पता कर लें कि एंडोस्पर्म से ही पोषक पदार्थ रिलीज़ होते हैं और वो इस तरह से पोषक पदार्थ रिलीज़ होते हैं। तो इस तरह से हम इसका बायो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और एग्रीकल्चर यूज़ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।